नमस्कार दोस्तों। समुद्र के नीचे की दुनिया कितनी शांत और खूबसूरत दिखाई देती है। आप खुद वहाँ एक बोट के अंदर साफ और स्वच्छ हवा के मजे ले रहे, फिर आपकी आंखों के सामने आता है ये एक वीडियो जहाँ पर कुछ न्यूक्लियर मिसाइल समुद्र के नीचे से निकलकर धरती के किसी दूसरे कोने में किसी शहर या सिटी पर एक न्यूक्लियर अटैक करती है, जिससे वहां आने वाले 100 सालों तक सब कुछ तबाह हो जाता है। सोचने की बात तो ये है कि अब ये सब पॉसिबल है सबमरीन की हेल्प। जो आपने वीडियो देखा वो रशिया की बोरेई क्लास की सबमरीन का एक सफल न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट था, जिसमें 4 बुलावा न्यूक्लियर एसएलबीएम मिसाइल को परीक्षण किया जाता है। आप सोच के देखिए कि इन मिसाइल की एस्टिमेटेड यील्ड 475 किलोटन है, जिसे आप कंपेयर कीजिए हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर अटैक, जहां सिर्फ 12 से 15 किलोटन एक एस्टिमेटेड यील्ड है। और ये सब हथियार आज सबमरीन लेकर हमारे समुद्र की गहराइयों में एक हाईली क्लासिफाइड जगहों पे लेकर घूम रही है। आज की वीडियो में जानते हैं इन्हीं सबमरीन के बारे में और इन सबमरीन के पीछे छुपी हुई टेक्नोलॉजी के बारे में। सभी प्रकार की सबमरीन शिप सब कुछ एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जिसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। ये हमने छोटी क्लास में स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें हमें बताते हैं कि जब भी कोई वस्तु पानी में डुबाते हैं तो उस पर एक बोयेंसी फोर्स लगता है, और वो बोयेंसी फोर्स उतना ही होता है जितना वो वस्तु पानी में डूबने के बाद जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया है। और ऐसा ही सबमरीन के साथ होता है, जिसे हम न्यूट्रल बोयेंसी की स्टेट कहते हैं, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और बोयेंसी फोर्स बराबर होते हैं। अब अगर हमें सबमरीन को पानी के और अंदर डेप्थ तक ले जाना है तो सीधी सी बात है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाना होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स तभी बढ़ेगा जब सबमरीन का वेट ज्यादा हो, और इसके लिए सबमरीन में आगे और पीछे 2 ब्लास्ट टैंक होते हैं, उनमें पानी भरा जाता है। और अब अगर हमें सबमरीन को पानी के सरफेस में लाना है तो उन ब्लास्ट टैंक्स में से हमें पानी को खाली करना पड़ेगा और उसमें हवा भरनी पड़ेगी, जिससे सबमरीन कुछ हल्की होगी और वो पानी की सतह पे आएगी। तो ब्लास्ट टैंक की हेल्प से हम सबमरीन की गहराई को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी सबमरीन को पानी में लेफ्ट और राइट के मूवमेंट को कंट्रोल करना है तो हमें रडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रडर कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं, इसे हम वर्टिकल रडर कहते हैं, और ये सब हमें किसी शिप और हवाई जहाज में भी आपने जरूर देखे होंगे। और किसी भी सबमरीन में आगे और पीछे जाने के लिए हम प्रोपेलर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोपेलर कोई आम पंख का नहीं होता, ये बहुत ही किसी हार्ड एलॉय मेटल जैसे आप निकिल, एल्यूमिनियम और ब्रोंज की हेल्प से बनाया जाता है। पानी के अंदर रास्ता ढूंढने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का सबमरीन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसे हम सोनार टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो साउंड नेविगेशन पे काम करती है। ये मेनली 2 टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सोनार टेक्नोलॉजी में सबमरीन की तरफ से साउंड भेजी जाती है। जब ये साउंड किसी चीज से टकराकर वापस सबमरीन तक आती है तो सबमरीन के द्वारा एक डिस्टेंस मेजर कर ली जाती है। जिस ऑब्स्टिकल पर ये साउंड वेव टकराई है उसका साइज, डायरेक्शन, सब कुछ ये मेजर किया जाता है। डॉल्फिन्स, बैट, ये सब इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव सोनार टेक्नोलॉजी में सबमरीन साइलेंट रहती हैं, लेकिन वो अपने आसपास एनिमी सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, डिस्ट्रॉयर, उनकी प्रोपेलर और इसकी इंजन की आवाज को डिटेक्ट करके पता लगाती है कि एनिमी हमसे कितना दूर है। लेकिन आजकल कुछ सबमरीन रडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग कहते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट, शिप्स जो भी कोस्ट लाइन और समुद्र की ऊपरी सतह पर होती है उनके द्वारा पता लगाया जाता है। क्योंकि रडर टेक्नोलॉजी कभी भी समुद्र के नीचे काम नहीं करती, क्योंकि ये सब रेडियो वेव्स और रेडियो पानी के अंदर लंबी दूरी तक नहीं चल पाती। और यही रीजन है कि एक सबमरीन पर एक नहीं अनेक सोनार सेंसर होते हैं जो कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। वो डाटा कलेक्ट करते हैं और इन्हीं डाटा को डाटा इंजीनियर के द्वारा रिफाइन करके एनिमी की लोकेशन का पता लगाया जाता है। अब हम सबमरीन के अंदर देखते हैं। यहाँ पर हम मिलिट्री टाइप सबमरीन की बातें करेंगे, क्योंकि आज दुनिया में जितनी भी सबमरीन है वो सब मिलिट्री टाइप सबमरीन है। बाकी अगर आपको रिसर्च एंड टूरिज्म के सबमरीन में इंटरेस्ट है तो आप टाइटैनिक सबमरीन, जो थोड़े दिन पहले अपने एक्सीडेंट के लिए फेमस हुई थी, जिसमें 5 बिलियन लोग मरे। किसी भी मिलिट्री सबमरीन में 3 डेक होते हैं। फ्रंट डेक में हमेशा टॉर्पीडो और सोनार सिस्टम को रखा जाता है, जहां से हम दुश्मन को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। मिडिल डेक को हमेशा कंट्रोल रूम होता है, जहां इसे सबमरीन का ब्रेन कहते हैं, जिसमें डाइनिंग, किचन और जो भी सोल्जर्स हैं उनको रखा जाता है। रियर डेक में डीजल इंजन या न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जहां से पूरी सबमरीन में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और रियर डेक में ही हमेशा प्रपल्शन शाफ्ट और मोटर लगी हुई होती है।
मिडिल डेक के ऊपर एक कोनिंग सेक्शन होता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप दो टाइप के होते हैं, अटैक और सर्च। अटैक पेरिस्कोप का उपयोग कॉम्बैट के टाइम होता है और सर्च पेरिस्कोप का उपयोग एक लार्जर और जनरल नेविगेशन के लिए। दूसरा है रडार मास्ट। रडार मास्ट का उपयोग सबमरीन तब करते हैं जब वो सरफेस के एकदम नियर होती हैं, क्योंकि वहां पर वो आसानी से दुश्मन के शिप्स, एयरक्राफ्ट इन सबको डिटेक्ट कर सकती हैं। और जब भी सबमरीन पानी के अंदर जाती हैं, ये रडार मास्ट वापस सबमरीन के अंदर चले जाते हैं। तीसरा है सोनार केल। सोनार केल का यूज डीजल इंजन सबमरीन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब भी वो सरफेस पे आती हैं तो एयर को अंदर लेती हैं और जो भी एग्जॉस्ट गैस है उनको बाहर फेंक देती है, क्योंकि किसी भी डीजल इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। टोरपीडो हमेशा टोरपीडो ट्यूब में रखा जाता है जो किसी भी सबमरीन के फ्रंट डेक में होती है, लेकिन आपने आईएनएस गाजी देखी होगी जहां पर टोरपीडो फ्रंट और बैक दोनों साइड में ही थी, क्योंकि उस टाइम की टोरपीडो की टेक्नोलॉजी सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए बनी थी। लेकिन आज टोरपीडो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है, वो आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी दिशा में अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। प्रत्येक टोरपीडो को टोरपीडो ट्यूब में रखा जाता है। टोरपीडो ट्यूब को हमेशा पानी से फिल करके रखा जाता है ताकि जब भी टोरपीडो लॉन्च हो तो बुलबुले ना बने, क्योंकि बुलबुले बनने की कंडीशन में आपकी सबमरीन दुश्मन के सामने एक्सपोज हो जाती है, आप दुश्मन के लिए एक आसान टारगेट बन जाते हैं। किसी भी टोरपीडो को लॉन्च होने के बाद टोरपीडो के खुद का एक प्रपल्सन सिस्टम होता है जो उसे लक्ष्य की तरफ लेके जाता है, लेकिन एक टोरपीडो को हमेशा 3 टाइप से कंट्रोल किया जाता है। पहला है वायर गाइडेड के थ्रू। आपने देखा होगा बहुत सी टोरपीडो के पीछे एक पतली सी महीन तार होती है जिसको सबमरीन में बैठा कोई भी इंजीनियर मैनुअली गाइड करता है। दूसरा है सोनार सिस्टम जो एक्टिव और पैसिव है, जिसे हम वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। और तीसरा है वेक होमिंग। बहुत सारी टोरपीडो शिप और सबमरीन के जो भी शाफ्ट्स हैं और इंजन है उनकी आवाज को डिटेक्ट करते हैं। सभी प्रकार की टोरपीडो स्टेल्थ और सेफ्टी गाइडेड से पूरी तरह लोडेड होती हैं। जब भी कोई टोरपीडो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाती है, उसका लक्ष्य उससे बच कर निकल जाता है, तो टोरपीडो में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम ऑन हो जाता है जो खुद ही उसको अपने आप ब्लास्ट कर देता है। और कभी कभी टोरपीडो ट्यूब का यूज इमरजेंसी एस्केप के लिए भी होता है, बट ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको 6 से 12 मंथ की रिग्रियस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और उसके बाद आपको 30 से 40 किलो का सूट भी पहनना पड़ता है। इंडिया को एकलौता सब मिलिट्री ट्रेनिंग विशाखापट्टनम में है जिसका नाम आईएनएस सतवाहना। बात करें सबमरीन में पावर सोर्स की, तो किसी भी सबमरीन में 2 ही पावर सोर्स होते हैं। एक होता है क्लासिकल डीजल इंजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। डीजल इंजन वाली सबमरीन में बैटरीज लगी होती हैं। जब तक सबमरीन पानी के अंदर होती हैं, सबमरीन इन बैटरी से पावर लेती रहती हैं, और जब भी हमें बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है तो उस डीजल इंजन सबमरीन को पानी के सरफेस में आना पड़ता है, क्योंकि किसी भी डीजल इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। न्यूक्लियर रिएक्टर वाली सबमरीन पानी के नीचे 4 से 5 महीने तक काम कर सकते हैं, लेकिन उनका एक ही लिमिटेशन है कि जब तक उसमें के लिए खाने और पीने की सुविधाएं हैं तब तक। किसी भी सबमरीन को खाने और पीने को रिफिल करने के लिए हमेशा सरफेस पे ही आना पड़ता है। सबमरीन की आउटर लेयर एक रबर की बनी होती है, इसमें बेरियम सल्फेट जैसे डेंस मटेरियल को डाला जाता है। रबर की इसलिए क्योंकि कोई भी सबमरीन का आउटर मटेरियल अपने एनिमी सबमरीन के सोनार को अब्सॉर्ब कर सकता है। रबर की दूसरी क्वालिटी ये होती है कि वो अपने इंजन की नॉइज को बाहर जाने नहीं देता। और तीसरी क्वालिटी ये होती है कि रबर की आउटर लेयर होने के कारण सबमरीन में बबल क्रिएशन कम होता है, जिससे एनिमी आपकी लोकेशन को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। सबमरीन की मैन बॉडी जिसे हम हल कहते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल हल्क, एक होता है डबल हल्क। सिंगल हल्क वाली सबमरीन बहुत ही ज्यादा फास्ट होती हैं, उनका पानी में कम डिस्प्लेसमेंट होता है, वो स्टेल्थी भी होती है जैसे यूएस और जर्मनी की सबमरीन। लेकिन डबल हल्क सबमरीन हमेशा ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करती है, उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है लेकिन वो ज्यादा पावरफुल होती है। तो डबल हल्क के बीच में हमेशा ब्लास्ट टैंक लगा दिए जाते हैं, जिससे ब्लास्ट टैंक के लिए अलग से आपको सबमरीन में जगह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे सोवियत और यूएसएसआर की सबमरीन। इसके साथ साथ डबल हल्क सबमरीन आपको पानी के प्रेशर से भी बचाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिलिट्री सबमरीन पानी के अंदर 300 से 400 मीटर की गहराई में काम करती है और कुछ सबमरीन 500 मीटर तक चले जाते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी पानी में अगर 10 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो 1 न्यूटन का फोर्स बढ़ता जाएगा। इसके हिसाब से अगर 500 मीटर में कोई सबमरीन है तो उसके ऊपर 50 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, जो वायुमंडल से करीब 50 गुना ज्यादा है। इसके चलते सबमरीन को बहुत ही हाई क्लासिक और स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्सीडेंट होना बहुत ही लाजमी है, जैसा टाइटैनिक सबमरीन के साथ हुआ। इसीलिए किसी भी सबमरीन को बनाने के लिए हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ साथ टाइटेनियम, कार्बन और एल्यूमिनियम जैसी चीजों को भी सबमरीन बनाने में काम में लिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपको डीजल इंजन सबमरीन को डिजाइन करना है तो ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड टाइम होता है, क्योंकि डीजल इंजन सबमरीन को डिजाइन करने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं।
और इसको बनाने के लिए 3 से 7 साल। और न्यूक्लियर सबमरीन का डिजाइन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको डिजाइनिंग में करीब 8 से 10 साल लगते हैं और बनाने में 10 से 12 साल। इसीलिए इंडिया आज तक अपनी खुद की कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन को डिजाइन नहीं कर पाया, लेकिन हम अपनी सबमरीन्स को बनाते खुद हैं अपने शिपयार्ड के अंदर। अब अगर हम इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके देखें तो हमारी सबमरीन को 4 क्लासों में डिवाइड, सिंधु घोष, शिशुमार, कलवरी और अरिहंत। सिंधु घोष सबमरीन रशियन डिजाइन पर बेस्ड है और इसमें हमारे पास कुल 7 सबमरीन है। शिशुमार जर्मन स्टाइल सबमरीन है और इसकी संख्या हमारे पास 4 सबमरीन है। और कलवरी न्यू फ्रेंच डिजाइन स्कॉर्पियन सबमरीन है जिसकी संख्या हमारे पास 5 है। और लास्ट अरिहंत जो हमारी न्यूक्लियर टाइप सबमरीन है। अभी तक हमारे पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन है, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत हमारे इंडिया की सेल्फ डिजाइन सबमरीन है और आईएनएस अरिहंत हमने रशिया से लीज पे ले रखी है। आईएनएस अरिहंत वो सबमरीन है जिसके ऊपर K4 और K15 जैसी इंडिया की एसएलबीएम मिसाइल को डिप्लॉय किया गया है। ये मिसाइलें करीब 2000 किलोमीटर की रेंज तक न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। आज हमारी जितनी भी सबमरीन है वो मोस्टली रशियन डिजाइन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि रशिया की सबमरीन दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। आपने रशियन क्लास की यासीन और बोरेई सबमरीन के बारे में सुना हो। बोरेई क्लास की सबमरीन पर रशिया की बुलावा एसएलबीएम मिसाइल को डिप्लॉय किया जाता है, जिसकी रेंज दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 9000 से लेकर 12000 किलोमीटर तक रखा था। आज रशिया के पास कुल 8 एसएलबीएम सबमरीन है जिसपे करीब 512 न्यूक्लियर वॉरहेड है। और ये संख्या इतनी ज्यादा है कि इंडिया और पाकिस्तान के पास मिलकर भी इतनी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और बोरेई क्लास की सेम ही अमेरिका के पास लॉस एंजल्स ओहायो क्लास की सबमरीन है। किसी भी सबमरीन में ऑलमोस्ट 60 टू 100 क्रू मेंबर को रखा जाता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन की साइज हमेशा से बड़ी होती है, इसलिए वहां करीब 150 क्रू मेंबर को रखा जाता है। ये सब हमारी मिलिट्री सबमरीन आज देश के हर एक कोने में काम कर रही है।